मोदी सरकार जानी जाती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की नीति को लेकर और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में प्रगति प्लेटफॉर्म ने काफ़ी मदद पिछले कई सालों में की और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग मंत्रालयों के इस प्लेटफॉर्म पर जब लिस्ट हुए हैं तो उनमें तेज़ी दिखी गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वी उमाशंकर जी। आपको बता दें कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रगति पर लिस्ट हुए, उसके बाद उनमें तेज़ी दिखी गई है और किस तरह से इस प्लेटफॉर्म ने मंत्रालय को मदद की है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। सर धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से प्रगति प्लेटफॉर्म आया है उसके बाद से किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स रहे हों रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के उनमें किस तरह से तेज़ी आई है, किस तरह से विकास हुआ है और एक प्रोजेक्ट जो प्रगति पर लिस्ट होता है और एक प्रोजेक्ट जो प्रगति पर लिस्ट नहीं होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद। और इस विषय पे आप मेरे से सूचना ले रहे हैं कि प्रगति प्लेटफॉर्म में एक तरह से ऊपर के अधिकारियों के और ख़ासकर जहाँ जिस एक्सटेंट में उस प्रॉब्लम की और उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जिस अधिकारी को प्रयास करना है वहाँ तक फ्लैग हो जाती है। दूसरी बात है, क्योंकि इसकी समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं, तो इसीलिए सबकी सीरियसनेस भी होती है कि इसका समाधान निकाल पाए। और अंत में प्रोजेक्ट्स में कई समस्याएं आती हैं। वो समस्या जब आती हैं तो कुछ समस्याएं तो एक तरह से नेग्लिजेंस के कारण भी होती हैं, उसका तो समाधान करना ज़्यादा इशू नहीं है। आफ्टर ऑल अधिकारी के ऊपर एक निगरानी हो जाए तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन कई समस्या ऐसे आती हैं जिसमें 2 कदम आगे चलना होगा। अब वो 2 कदम आगे कौन चले, साथ मिल के चलें, अब वो फैसले जब ऊपर के अधिकारियों के ऊपर कहीं बात आती है तब जाके इसका समाधान होता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब कोई इस तरह के प्रगति के विषय आते हैं तो मुख्य सचिवों के साथ या संबंधित सचिवों के साथ भी, जहाँ जिस एरिया में समस्या निकाली गई है उनके साथ कई वार्ता होती है। और कुछ कुछ ऐसे जटिल से विषय होते हैं जिसमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार होती हैं, फिर समस्या का समाधान एक निकल आता है, एक कॉमन अप्रोच निकल आती है। और जब हम समीक्षा में जाते हैं तब एक समाधान ढूंढते हुए और उसमें कॉमन अप्रोच के साथ समाधान ढूंढते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से एक राज्यों को और राज्य से नीचे भी निचले स्तर के जो सरकार है उनका, लोकल बॉडीज़ है, केंद्र सरकार है, ये सब मिलजुल के इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा के और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है अल्टीमेटली इसका फ़ायदा इसका सभी को होता है, लोगों को होता है, प्रदेश को होता है, उसका सब मिलजुल के कर लेते हैं और समाधान फिर निकल आता है। समाधान निकल आता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कोई एक प्रोजेक्ट की बात अगर आप बताएं अब तक। पहला मेरा प्रश्न इसमें यह है कि अब तक कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस मिली है जो हिंड्रेंसेस जिसमें क्रिएट हो रहे थे, पहला। और दूसरा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि अगर एक प्रोजेक्ट प्रगति पे आ जाता है तो उसमें कितनी तेज़ी आ जाती है? सबसे पहले आंकड़े में ये कहूँगा कि 2335 ऐसे समस्या प्रगति के प्लेटफॉर्म में रखी गई थी। और सड़क परिवहन मंत्रालय के तो जो रीच है वो तो देश के हर कोने में है, तो हमारी प्रोजेक्ट्स तो हर जगह चलते हैं, तो निश्चित ही सबसे ज़्यादा तो हमारे आते ही हैं। उसमें 2222 ऐसे समस्या हैं जिसका समाधान निकल चुका है। 2335 में से 2222 और इसमें कई सारे तो अभी रिसेंटली आए हुए हैं जो नए प्रोजेक्ट्स के, तो लगातार एक क्रम में चलता रहता है। 90%, ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट। 95%, 95%। ओके, 95। हाँ, कि जिसका समाधान निकला है। अगर उदाहरण ले तो एक तो मैं उदाहरण लेना चाहूँगा जो मैंने राज्य के नज़र से देखा था, प्रदेश के नज़र से देखा था जब मैं प्रदेश में काम करता था, और यहाँ दूसरे भी मैंने खुद अनुभव किया है। प्रदेश के स्तर में मुझे एक ऐसी प्रोजेक्ट की याद आती है जिसमें बिजली की लाइन लेनी थी, हाई वोल्टेज लाइन थी, और उसमें ज़मीन का अधिग्रहण हो नहीं पा रहा था। और वहाँ गांव वाले उस लाइन को स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थे, तो कि उनके अनुसार जो मुआवजा मिल रहा था बहुत कम मिल रहा था।
जब प्रदेश के स्तर पे भी हमने देखा तो हमें भी लगा कि इसमें कुछ कम जा रहा है। लेकिन जब बिजली मंत्रालय में जब बात हुई तो ऊर्जा मंत्रालय में, तो उनका ये था कि हमारी पॉलिसी ये कहती है। तो कुल मिला के जब बातचीत चली 3-4 बार तो समाधान निकला। ठीक है, तो जो मुआवजा निर्धारण की जो नीति है बिजली विभाग की, उसमें भी कुछ बदलाव लाके और उसमें मुआवजा का निर्धारण बढ़ाया गया था। इनफैक्ट एक नई नीति आगे जाके बनी और जिसके कारण इस तरह की लाइन स्थापित करने में बाकी जगह भी जो समस्या आ रही हैं उसका समाधान हो पाए। मैं ये उदाहरण यमुनानगर ज़िले की एक हाई वोल्टेज लाइन की जो स्थापना की बात कर रहा हूँ, जब मैं प्रदेश में था। कहीं ना कहीं वही बात आती है कि अब कौन सही है। अब जब साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि कौन कितना आगे बढ़ा के इसको करा पाते हैं, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में फिर समन्वय बन जाता है इसमें। अगर देखें तो मैं ये वाराणसी, रांची, कोलकाता की जिसमें समीक्षा प्रधानमंत्री जी ने खुद करी थी, उसमें ज़मीन का अधिग्रहण हो ही नहीं पा रहा था बिहार में। और बात उनकी भी ठीक थी कि यूपी में जो हम मुआवजा निर्धारण हो रहा था उनके नीति के अनुसार, वो 3 गुना ज़्यादा था जो बिहार में उसी नीति के अनुसार निर्धारण हो रहा था। समस्या ये थी कि बिहार में जो ज़मीन के मूल्य निर्धारण हैं वो कई 10-12 साल से हुए नहीं थे। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली नीति को फॉलो करते हैं तो लोगों को तो ये लगता है कि बगल के गांव में तो ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है, हमें क्यों कम मिल रहा है। तो जब ये आई थी बात तो फिर कई वार्ता हुई, वहाँ के मुख्य सचिव से हुई, इसके लिए एक समाधान ढूंढा गया था और उस समाधान के अनुसार मुआवजा निर्धारण में जो चेंजेस, बदलाव करने थे, एटलीस्ट जो प्रदेश के स्तर पर वो नीति ना करके वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी जो करे थे वो हमने मान लिया और उसके बेसिस में फिर हम आगे बढ़ पाए। प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और अगर ये ना होती तो अपने अपने स्थान पे अपनी अपनी जगह दोनों अड़े रहते और विषय को आगे बढ़ना नहीं था। तो ऐसे उदाहरण कई हैं जिसमें ये समन्वय जब प्रगति के प्लेटफॉर्म में आ जाती है तो एक समाधान ढूंढने के नज़रिए से आगे कदम उठाए जाते हैं। सर, एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम आज तक ने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी की थी जिसमें हमने देश के अलग अलग राज्यों पे जाके ये देखा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की जो बसेस हैं उनमें जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से नदारद थे। बहुत कम जगह थी लोगों के स्केप करने के लिए, अगर आग लग जाए, मतलब बहुत बुरी हालत इन बसेस के अंदर थी। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे केसेस भी आए हैं कि आग लगने से कई लोगों की मौतें हुई हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकार सजग है और किस तरह के कदम सरकार उठा रही है ताकि सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाए इन बसेस? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो विषय तो बड़ा गंभीर है क्योंकि पिछले 4 महीने में ही 145 लोगों की जान गई है ये स्लीपर बसेस के कारण। तो पिछले हम कई यहाँ पर भी जब सोच किया था कि उसके 3 पहलू निकल आते हैं। पहला पहलू है कि जो वाहन के निर्माण की, क्या उस जो रेगुलेशन है वो ठीक बने हैं क्या। नई बस बॉडी जो कोड आई है वो 1 अक्टूबर से लागू हुआ है, 1 अक्टूबर 2025 से। यानी उसके बाद जो भी बस पंजीकरण होगा, रजिस्टर होगा, वो नए नियमों के अनुसार होगा। सो उसमें तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस तरह की समस्या जो है उसका वहाँ पर आएगी नहीं आगे। लेकिन स्लीपर बसेस में एक विचार एक आ रहा है कि हम उसमें और बांधें, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटना जो आ रही है वो स्लीपर बसेस की आ रही है, जिसमें व्हीकल रेगुलेशन में और व्हीकल कौन निर्माण कर सकता है वो सिर्फ OEMs यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वही करेंगे। दूसरा आता है प्रदेश के स्तर पर कि जहाँ उनकी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, जैसे राजस्थान वाले में क्लियरली उसकी फिटनेस टेस्टिंग में कुछ चूक हुई है। चूक ही नहीं, बहुत भारी चूक हुई है। तो इस विषय में फिर देन बात ये आ जाती है कि हम इसको पिछले
मीटिंग जब हुई थी परिवहन मंत्रियों के साथ, माननीय मंत्री जी की और परिवहन सचिवों के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये फ्लैग किया था कि फिटनेस टेस्टिंग की प्रक्रिया को ऑटोमेट करें, फिटनेस टेस्टिंग की प्रक्रिया को और सिंप्लीफाई करनी एक चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नियमों का पालन करके निकल रहा है। और ख़ासकर इसमें जब लोगों की जानों का इन्वॉल्वमेंट भी आता है तो इसमें जो नियमों के पालना को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग के माध्यम से इसके ऊपर देख रेख बेहतर कर पाएंगे। तीसरी बात है एनफोर्समेंट, जिसमें पुलिस की कार्रवाई या जो ट्रांसपोर्ट के एनफोर्समेंट वालों की कार्रवाई भी आती है। जैसे फिटनेस टेस्टिंग में एक आंध्रा वाली शायद ये गाड़ी थी कि जो फिटनेस टेस्टिंग में जो गाड़ी दिख रही है जो फिटनेस टेस्टिंग करके गई है और उसके बाद फिर चेंजेस कराए गए हैं, तो वो तो जब ऑन ग्राउंड ही जब जाके वो निकल आता है, इसके बारे में भी थोड़ी एनफोर्समेंट वाली जो प्रक्रिया है उसको टाइटन कराना पड़ेगा। ये और भी जटिल काम है, दैट इज बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात है। अब कितने पुलिस वाले कितने आप यहाँ खड़े कर पाएंगे, लेकिन जो दी सर्टेनिटी ऑफ एनफोर्समेंट, अगर ये पहचान हो गई कि आपने इस तरह के नियमों को तोड़ा है तो आपको सड़क में चलने से बंद किया जा सकता है, यानी गाड़ी कभी चल नहीं सकती। सर्टेनिटी ऑफ एनफोर्समेंट से भी इस विषय पे हम काबू कर सकते हैं। फास्टैग टोल कलेक्शन को लेकर भी क्या सरकार कुछ नए नियम नए प्रावधान लेके आने वाली है, क्योंकि कैश कलेक्शन को लेकर लोगों को मन में कहीं ना कहीं काफ़ी संशय है कि कैश तो हम डिजिटल इकोनॉमी है, तो हमने यूपीआई शुरू कराया था 15 नवंबर 2025 से और काफ़ी ठीक चला है। तो हमारी अभी सोच है कि 1 अप्रैल से हम टोल में कैश बिल्कुल ही बंद करें। फास्टैग तो है ही है, फास्टैग के माध्यम से टोल हो या यूपीआई के माध्यम से टोल हो। एक नई प्रक्रिया जिसको हम मल्टी लेन फ्री फ्लो कहते हैं वो लागू करने जा रहे हैं, जिसको हमने 25 टोल प्लाजास के लिए इस साल हमने टारगेट रखी है और 8 के लिए तो हमने ठेका अवार्ड भी करा दिया है। इससे क्या होगा कि टोल में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी चलते हुए टोल हो जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी एक तरह से असुविधा जो लोग महसूस करते हैं जब टोल प्लाज़ा में रुकना होता है उसका समाधान है कि चलती चलती आपको रुकना ना पड़े। तो इनकन्वीनियंस जो लोग महसूस करते हैं, असुविधा महसूस करते हैं, उसको भी हम ख़त्म कर पाएँ। तो ये जो प्रक्रिया है ये आने वाले समय पे चालू हो जाएगी। पहली वाली तो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी तक चालू हो जाएगा और फिर होते होते आपका अगर ये 25-30 में ठीक चला तो हम सारे देश में ही इसको लागू करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुमसे बात करने के और लंबा समय देने के लिए। तो सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से काफ़ी फ़ायदा जो है वो मंत्रालय को हुआ है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें तेज़ी आई है उस प्लेटफॉर्म पर। अगर कोई भी प्रोजेक्ट अब लिस्ट किया जाता है तो। मेरे से होगी मदन प्रसाद का, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।